Good morning, students. So welcome back to the coaching classes for Soiman Academy मेहरे। हमारा सब्जेक्ट चला हुआ है इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान के बारे में। अभी तक हमने भारतीय संविधान के विकास, संविधान सभा और संविधान के स्रोतों के बारे में पढ़ा है। आज इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। ठीक है। सो देखिए, इसमें क्या है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान के उद्देश्य को प्रकट करती है कि इस चीज संविधान का उद्देश्य क्या है हमारा। और जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची भी ली है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही प्रभावित मानी जाती है। जो उद्देश्य प्रस्ताव था, संविधान सभा के समक्ष पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, इसमें आगे जो हमें इसके बारे में डिस्कस करना है वो है कि जो संविधान की उद्देशिका है वो हमारे संविधान का सार मानी जाती है, यानी कि समरी मानी जाती है उसका, या हमारे संविधान के लक्ष्यों को प्रकट करती है कि हमारे जो देश है उसका लक्ष्य क्या होगा। ठीक है। सो एक प्रकार से कहा जाए तो ये संविधान का दर्शन है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उद्देशिका का प्रयोग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में झांकने और उनके उद्देश्य जानने में प्रयोग किया जा सकता है। सो जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मतानुसार उद्देशिका का प्रयोग जो है वो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में झांकने के लिए किया जा सकता है कि उनकी क्या सोच रही होगी, इसका हमें प्रस्तावना में पता चल जाता है। और जो हमारी उद्देशिका है ये घोषणा करती है कि हमारा संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण या हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना हम भारत के लोग से क्यों शुरू होती है, क्योंकि जो संविधान है वह अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करता है। ठीक है। इसका क्या क्या अर्थ है कि लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं संसद में, और जो संसद है वहीं पे हमारे कानून या विधायक विधेयक जो है वो बनेंगे। देखिए, इसके बाद आगे चलते हैं हम। अब जो हमारी प्रस्तावना है इसके विषय में कुछ विवाद थे, जैसे कि क्या ये संविधान का भाग है या नहीं है, क्या इसमें अमेंडमेंट यानी चेंजेस किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। सो इसमें एक दो केसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जाम आया, एक था हमारा केहर सिंह बनाम भारत संघ। ठीक है। एक केस है केहर सिंह बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, अतः संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता। तो केहर सिंह ने केस किया था। उसने कहा कि जो संविधान सभा थी वो जनता द्वारा नहीं चुनी गई थी, सीधे तौर पे अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव हुआ था। तो क्योंकि ये जनता द्वारा नहीं चुनी गई थी, इसलिए इसको कोई कानूनी अधिकार नहीं है संविधान को। ठीक है। मीन्स उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि संविधान ही सर्वोपरि है और इस पे कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ये केहर सिंह बनाम भारत संघ विवाद है। उसके बाद देखो, एक और केस आता है 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार। अब ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया था, इसमें जो 13 न्यायाधीश थे उन्होंने अपना मत दिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही हिस्सा है, लेकिन उसमें संशोधन किया जा सकता है। उसमें संशोधन किया जा सकता है। और एक और वर्ड आता है, कई बार प्रश्न आता है कि मूल ढांचा शब्द जो है उसका प्रयोग किस केस में सबसे पहली बार हुआ। तो यही केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार, जिसमें मूल ढांचा वर्ड का प्रथम
प्रयोग हुआ था। अब जब मूल ढांचे की बात आती है तो इसमें कहा कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बाकी संशोधन किए जा सकते हैं। अब ये जो मूल ढांचा है ये क्या चीज है? तो संविधान संरचना में कुछ प्रमुख मूलभूत तत्व जिनमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 368 है संविधान संशोधन के बारे में, और ये लिया है हमने साउथ अफ्रीका से। आगे इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, और जो डिफरेंट संविधान के संशोधन हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट में करेंगे। अब देखिए, जो जो चीजें मूल ढांचे में आती हैं वो है संविधान की सर्वोच्चता, इसमें चेंज नहीं किया जा सकता। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये भी रहेगा। गण राज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, सो ये सरकार में चेंज नहीं किया जा सकता। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें चेंज नहीं किया जा सकता। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, संसदीय प्रणाली, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सौहार्द और संतुलन, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मूलभूत ढांचे में आती हैं, इनको इनमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो हमारी प्रस्तावना है वो क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये प्रस्तावना है, और इसमें जो प्रमुख वर्ड यूज हुए हैं वो हैं, एक तो ये 26 नवंबर 1949 जब ये अंगीकार हुआ संविधान हमारा, और इसमें जो ये चीजें हैं, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विचार, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, ये सारी चीजें जो है इसके लक्ष्य हैं, या ये यही सब चीजें जो है वो संविधान में आगे जाके आती हैं। ठीक है, देखिए अब हमारे जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है उसकी प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है? तो यह संविधान का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, यह संविधान का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, क्योंकि ये राज्य के तीनों अंगों को कोई शक्ति नहीं देती है। यह अपनी शक्तियां संविधान के अन्य अनुच्छेदों से प्राप्त करती हैं। इसी प्रकार यह उनकी शक्ति पर कोई रोक नहीं लगाती है। मीन्स जो उद्देशिका है उसमें कोई पावर नहीं है कि वो किसी को शक्ति दे, जबकि ये गाइडलाइंस है। ये हमेशा एक सार है कि हमारा जो संविधान होगा उसमें जो भी संशोधन किए जाएंगे वो किस चीज को ध्यान में रख के, किन किन चीजों को ध्यान में रख के लाए जाएंगे। सो ये महत्वपूर्ण अंग नहीं है। ठीक है, एक चीज ये है, क्योंकि इसमें किसी भी जो तीन अंग हैं हमारे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनको शक्ति नहीं देती है ये। देन संविधान के किसी भाग पर या कोई विशेष बल नहीं देती है। ठीक, सो संविधान के किसी भाग पर भी ये कोई विशेष बल नहीं देती है। अगर संविधान के अनुच्छेद और इसमें संघर्ष होता है तो अनुच्छेद को वरीयता मिलेगी। देन न्यायालय में इसके आधार पर कोई वाद नहीं लगाया जा सकता, ना ही इसे लागू कर सकते हैं। सो जो कोई केस है, अगर न्यायालय में हम कोई केस करें तो अनुच्छेद के तहत केस होता है, प्रस्तावना के तहत नहीं होगा। जबकि जो प्रस्तावना में जितनी भी चीजें हैं उनके डिफरेंट अनुच्छेद बने हुए हैं आगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कि प्रस्तावना को हम नजरअंदाज करें, प्रस्तावना रहेगी, और प्रस्तावना या उद्देशिका के आधार पे ही हमारे डिफरेंट अनुच्छेद बने हैं। जैसे इसमें समता की, समानता की बात की गई है, तो ये आर्टिकल 14 में आता है। जो अवसर की समानता है वो आर्टिकल 16 में आता है। जो सामाजिक समानता की बात है वो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत में आता है।
सो अगर कोई केस होगा तो हम ये नहीं कहेंगे उस केस में कि भाई प्रस्तावना में ये कहा गया था और इसका उल्लंघन हुआ। उसमें आर्टिकल का जिक्र होता है कि आर्टिकल 16 के तहत ये हुआ या आर्टिकल 17 का उल्लंघन है, आर्टिकल 24 का उल्लंघन है। सो ये सारी चीजें हैं। देन इस कारण कई बार मात्र शोभात्मक आभूषण भी कहा गया है। तो जो प्रस्तावना है इसको कई बार केवल इसको ज्वेलरी के रूप में कहा गया है कि ये बस एक संविधान की शोभात्मक आभूषण है, इसमें बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इसकी एक भूमिका को मानता है और कहता है कि ये संविधान में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट मानता है कि इसकी एक भूमिका है और अगर संविधान में कोई अस्पष्टता है तो उसको दूर करने के लिए प्रस्तावना का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, अब है हमारी उद्देशिका के उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं प्रस्तावना के? देखिए, इसमें है उद्देशिका यह बताती है कि संविधान जनता के लिए है तथा जनता ही अंतिम संप्रभु है। तो संविधान जनता के लिए है और जनता ही संप्रभु है, मतलब जनता में ही इसकी शक्ति निहित है। देन उद्देशिका लोगों के लक्ष्यों आकांक्षाओं को प्रकट करती है। जो उद्देशिका है वो जो हमारे नागरिक हैं भारत के, उनके क्या लक्ष्य होंगे, क्या उनकी आकांक्षाएं हैं, उसको प्रकट करती है। अनुच्छेद में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने के लिए किया जा सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो हमने पिछली स्लाइड में किया कि अगर कोई अस्पष्टता है तो उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इससे ये जाना जा सकता है कि संविधान किस तारीख को बना या पारित हुआ। सो ये कुछ चीजें हैं। अब देखिए, जो उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं है, जैसे हमने पहले दो केस पढ़े, केहर सिंह बनाम जो संघ था और केशवानंद भारती, उसी तरह ये दो और केस हैं। मीन्स एक तो केशवानंद भारती ही है, बट इसमें एक केस आया कि क्या संविधान जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है या नहीं है। अब इसमें जो परंपरागत मत था, यानी कि जो पहले जो मत था उसमें था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। ठीक, ये उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। और जो एक केस है हमारा बेरूबारी यूनियन बाद 1960, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना निर्वाचन में सहायता करती है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग नहीं है और जो विधायिका है वो इसमें इसकी प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, बेरूवारी यूनियन केस में क्या कहा गया कि उद्देशिका में विधायिका संशोधन नहीं कर सकती है। उसका नवीन मत आया जो केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य सरकार 1973 में आया। इसमें क्या कहा गया कि इस प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है लेकिन मूल ढांचा नहीं है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। क्या कहा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार का जो केस था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है लेकिन मूल ढांचा नहीं है और इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। और इसी केस के बाद जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, जिसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और उसमें संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ जिससे प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो जोड़ दिए गए। और वर्तमान में जो नवीन मत है हमारा वही मान्य है, मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग है लेकिन मूल ढांचा नहीं है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। देखिए, अब हमारे हैं उद्देशिका के आदर्श। सो उद्देशिका के आदर्श जो है हमारे वो है स्वतंत्रता, न्याय, समानता, जनतांत्रिक, समाजवादी उपाय, ये सब हमारे आदर्श हैं। अब इसमें समझते हैं कि होता क्या है। जैसे संप्रभु, संप्रभु का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि राज्य की राजनीतिक सीमाओं के भीतर इसकी सत्ता सर्वोपरि है तथा किसी बाहरी शक्ति की प्रभुता स्वीकार नहीं करती है।
मतलब भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। कोई बाहरी शक्ति हमारे निर्णयों पे अ, अपना प्रभाव नहीं रखेगी। हम अपने निर्णय निर्णय खुद लेंगे। उसके बाद है समाजवादी। इसमें कहा कि भारतीय समाजवाद अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक होना चाहिए। समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति लोकतांत्रिक माध्यमों से होनी चाहिए। और ये जो शब्द हैं ये भारत को एक जन कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करता है। समाजवादी जो शब्द है वह भारत को एक जन कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करता है। अर्थात कि भारतीय सरकारें जो हैं जब भी वो जो भी कानून बनाएंगी वो जन कल्याणकारी होने चाहिए। जन कल्याण की भावना जो है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। देन हमारे पास आता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि लौकिकता को आध्यात्मिकता पर वरीयता देना। लौकिकता को आध्यात्मिकता पर बल देना, यानी इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है राज्य। सभी धर्मों को एक बराबर मानता है। किसी एक धर्म को प्रोत्साहन नहीं देता है। ठीक है। और इसका लाभ यह है कि राज्य किसी धर्म के अधीन नहीं होता। लोकतंत्र के अधीन है, संविधान के अधीन है, किसी धर्म के अधीन नहीं है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ। अब कुछ देशों देशों जैसे ईरान है। ईरान में जो गणतंत्र है, लेकिन इस्लाम गणतंत्र से भी प्रमुख है, यानी कि वहां धर्म को उच्च रखा गया है। और वही कारण है डाउनफॉल के। सो जिन कंट्रीज में भी, मतलब ज्यादातर कंट्रीज में जहाँ पे धर्म ऊपर है, गणतंत्र नीचे आ गया, तो उसमें अनस्टेबिलिटी है लोगों के बीच में। और बाकी डिटेल में तो आप अपने आप पढ़ सकते हैं, इसको यहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए उसके बाद आता है जनतंत्र। जनतंत्र में है कि भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है। ठीक है। बहुदलीय लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। देन गणतंत्र है। गणतंत्र यानी राज प्रमुख निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत होता है। जो राज प्रमुख है वो निर्वाचित होगा और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा। वंशानुगत नहीं होगा कि कोई राष्ट्रपति है तो उसके बाद उसका पुत्र राष्ट्रपति हो गया, इस तरह से नहीं है। चुनाव होते हैं और जो उसी में फिर वो चुने जाते हैं। देन हमारे अपेक्षाएं क्या हैं संविधान से उद्देशिका के अनुसार। एक है न्याय, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। अब ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या होते हैं, इसमें देखो क्या किया गया है। इसमें कहा गया है एक व्यक्ति एक वोट, ये राजनीतिक न्याय है। एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि वयस्क मताधिकार है। हर एक व्यक्ति को एक ही वोट मिलेगा और उसकी सबकी वोट वैल्यू बराबर है, तो इससे एक हमें राजनीतिक समानता मिलती है। जो सामाजिक न्याय है उसके लिए हमारे पास है अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों का उन्मूलन। जो आर्टिकल हमारे पास जैसे 17 है, 18 है, जिसमें सामाजिक न्याय की बात की गई है। उसके बाद आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय हैं। आर्थिक न्यायों के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान रखा गया है कि हर किसी को बराबर काम की बराबर सैलरी मिले। सो इस प्रकार की जो चीजें हैं, 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसका देखिए स्वतंत्रता है। इसका अर्थ है नागरिक पर बाध्यकारी या बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। किसी पे कोई हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं और ना कोई एक नागरिक दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। खुद भी ना तो हमारे अधिकारों पे, स्वतंत्रता के अधिकारों पे कोई उनको रोक सकता है, ना हम किसी के अधिकारों को रोक सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता के हैं, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के हैं। ठीक। देन समानता के अधिकार हैं, जिसमें स्तर और अवसरों की समानता है, आर्टिकल 14-18 में वर्णित है। बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है कि भारतीय नागरिकों के बीच बंधुत्व की भावना स्थापित करना एक उद्देश्य है, क्योंकि बिना एकता स्थापित किए देश जो है वो तरक्की नहीं कर सकता है। सो बंधुत्व की भावना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो ये जो थे ये उद्देशिका से संबंधित थे। अब इसमें हमारा नेक्स्ट आता है संविधान का भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र।
इसमें आर्टिकल आते हैं 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 to 4 जो है भाग 1 में आते हैं संघ और राज्य क्षेत्र। सो इसमें आर्टिकल 1 है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आती है कि भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है, इसके कौन कौन से नाम है, भारत अर्थात इंडिया है और भारत राज्यों का संघ है। ये कहाँ लिखा गया है? भाग 1 आर्टिकल 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र में भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि अगर कोई बाहर से कोई राज्य भारत संघ में शामिल होना चाहता हो तो उसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 2 में है। आर्टिकल 3 है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। सो इसमें क्या है कि अगर कोई बड़ा राज्य है उसकी सीमा घटा के उसको छोटा बना दिया जाए, जैसे हमने देखा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। सो ये जो है ये भाग 1 के आर्टिकल 3 के अनुसार जो है राज्यों का क्षेत्र कर छोटा करके या सीमाओं में परिवर्तन करके नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, जैसे हमें पता है उड़ीसा से ओडिशा हुआ, सो ये जो है ये आर्टिकल 3 में है। और आर्टिकल 2 और 3 की जो शक्ति है ये संसद में निहित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसद जो है वो किसी राज्य का नाम जो है चेंज कर सकता है। अगर कोई राज्य है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा राज्य हिमाचल प्रदेश है, अगर सरकार मतलब हमारी जो विधानसभा है या हिमाचल सरकार है, अगर वो चाहती हो कि हमें इसका नाम चेंज करना है तो ये प्रस्ताव केंद्र में भेजेंगे। अगर संसद इसको पास करती है तभी नाम चेंज होगा, ऐसे नहीं होगा। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है वो संसद में इसकी शक्ति निहित है। देखिए अब बात करते हैं भारत के राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। अब जो पुनर्गठन है वो क्या है कि जो हमारे राज्य हैं वो भौगोलिक, क्योंकि भारत में भौगोलिक स्थितियां जो हैं वो डिफरेंट हैं, भाषा भी बहुत सारी हैं। सो बहुत सारे भाषा भाषी लोग जो है वो एक दूसरे राज्य में रहते हैं, खासकर जो बॉर्डर एरियाज हैं। तब जो राज्य हैं उनके बीच आज़ादी से पहले से ही ये मांग थी कि भाई जो एक जैसे भाषाई लोग हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे या एक राज्य में रहेंगे, इस प्रकार की डिमांड्स थी। और उसके आधार पे राज्य भी बने हैं, भाषा के आधार पे राज्य बने हैं। अब जो डिफरेंट राज्य बने उनमें सबसे पहले जो राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश 1953 में। उसके बाद गुजरात और मध्य महाराष्ट्र बने, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन थे, बॉम्बे रियासत का हिस्सा थे, फिर ये दोनों 1960 में अलग बन गए। उसके बाद 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इनका निर्माण होता है। हिमाचल प्रदेश में उसमें पंजाब के पहाड़ी इलाकों को मिलाया गया था। अभी केंद्र शासित प्रदेश ही था उसमें 1966 में हिमाचल। फिर नॉर्थ ईस्ट में इस तरह से पुनर्गठन हुआ और 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का निर्माण हुआ। 2014 में तेलंगाना का निर्माण हुआ। इनको हम आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए अब जो पुनर्गठन है इसका प्रारंभ हुआ आंध्र प्रदेश से। जो तेलुगु भाषा के जो लोग थे उन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया था आज़ादी के बाद ही, और उस आंदोलन के नेता जो थे उनका नाम था श्री रामुलु। इन्होंने अक्टूबर 1952 में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। 58 डेज की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है अराजकता फैल गई। और उस अराजकता को शांत करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ, जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश 1953 में ये बना था। तो देखो हुआ क्या था, जब आज़ादी नहीं हुई थी, आज़ादी से पहले ये मांग थी कि हम भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे।
उस समय की जो सरकार थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी, उन्होंने ये माना, क्योंकि वो अंतरिम मंत्रिमंडल में थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज़ादी के बाद हम भाषाई आधार पे राज्यों का निर्माण करेंगे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद वो उस चीज़ को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, मतलब नहीं माना कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, भाषा के आधार पे हम राज्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे देश में विविधता है, तो हम सभी लोग इकट्ठे रहेंगे। इस तरह का डिवीजन नहीं होना चाहिए कि भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य हैं। बट इस चीज़ से जो है वो जो भी लोग जुड़े थे राजनीति से, जो मतलब अपने क्षेत्र की राजनीति करते थे, तो उनमें असंतोष था, और उसी का परिणाम था कि ये पहला एक ये आंदोलन हुआ जिसमें जो नेता थे उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद जो है अराजकता फैली, और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब उसके बाद क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। तो 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली, और इसके दो अन्य सदस्य थे एम पानिकर और एच एन कुंजरू। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अब ये जो आयोग बना था, इसने अपनी सिफारिश दी, और उसी के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन विधेयक पास कर दिया गया। 1956 राज्य पुनर्गठन विधेयक है ये। पहले 53 में आयोग था, 56 में विधेयक हो गया या अधिनियम हो गया। अब ये जब अधिनियम पारित हुआ, तो इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई। इन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में हिमाचल भी था, और हिमाचल इन 6 में से पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे पहले फिर राज्य बना 1971 में। अब देखो, उसके बाद है, जैसे भाषा के आधार पे राज्य बना, एक बन गया हमारे पास आंध्र प्रदेश। अब जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उसमें भी दो बड़े भाग थे। एक था मराठी यानी महाराष्ट्र, और एक था गुजराती यानी गुजरात। अब 1960 में बम्बई जो राज्य था, बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी, उसका बंटवारा हो गया, और मराठी भाषाओं के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषाओं के लिए गुजरात का निर्माण किया गया। उसके बाद जो है पूर्वोत्तर भारत में नए राज्य की मांग शुरू हो गई, या मांग तो पहले से थी लेकिन ज़्यादा जोर पकड़ लिया गया। 1963 में नागालैंड, जो नागा जो नेता थे, उनके लिए नागालैंड अस्तित्व में आया, और यहाँ उनके जो एक नेता थे लाल डेंगा, उन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट का गठन किया और अलगाववादी आंदोलन प्रारंभ किया। लाल डेंगा नाम है, मिजो नेशनल फ्रंट का गठन किया था। और इसके बाद जब ये चलता है उनके बीच, मतलब जो अलगाववाद की जो भी गतिविधियां थी वो चलती रहीं, तो एट लास्ट 1987 में मिजोरम नामक राज्य का गठन किया गया। सो मिजो फ्रंट नागालैंड से अलग होके मिजोरम बन गया। 87 में ही अरुणाचल प्रदेश और गोवा जो केंद्र शासित प्रदेश थे, वो भी राज्य बना दिए गए। मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में था। अब देखिए, पंजाब हरियाणा का गठन हुआ 1966 में। जो पंजाबी भाषा के जो लोग थे, उनके लिए अलग राज्य की मांग का नेतृत्व मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में हुआ था। मास्टर तारा सिंह थे जिन्होंने पंजाब यानी पंजाबी भाषियों के लिए अलग राज्य पंजाब की मांग की थी। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया और हरियाणा राज्य का गठन हुआ। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तथा पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी बना दिया गया। पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल संघ में शामिल कर दिया गया। हिमाचल को 1971 में राज्य जो है वो नए राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 में सिक्किम में जनमत संग्रह हुआ और सिक्किम का विलय भारत में हो गया। ठीक है, 1975 में सिक्किम का विलय भारत में हो गया जनमत संग्रह के द्वारा। तो ये आर्टिकल 2 जो है कि भारत के बाहर का कोई अगर राज्य भारत संघ में शामिल होना चाहे तो उसका प्रावधान यहाँ पे है। अब देखिए, इसके बाद सन 2000 में हमारे पास 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ। फिर उत्तराखंड बना 27वां राज्य, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। और झारखंड 28वां राज्य बना, जो बिहार से अलग हुआ।
ठीक। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी डिवीजन की लंबे समय से मांग थी और 2014 में आंध्र प्रदेश से नए तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद के द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बर्खास्त कर दिया गया। अब जो एक राज्य था जम्मू कश्मीर, अब वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया। एक राज्य कम हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया। उसके बाद दादर नगर हवेली और दमन का विलय हो गया। तो अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो वो रह गए हैं। जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ, उसके लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो है ये लाया गया और 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावित हो गया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। अब हम जम्मू कश्मीर के बारे में अगर थोड़ा सा इतिहास में उसमें जानना चाहें, सो 1947 में क्या था कि भारत जो है वो आज़ाद हुआ और भारत के 3 हिस्से हो गए, भारत, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने बोला कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, जैसे ये मतलब कहा जाता है। लेकिन फिर जो पाकिस्तान के कबीलाई थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया। उस समय वहाँ के राजा हरि सिंह थे। उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको भारत संघ में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तीसरा देश है उसमें क्यों शामिल करें, हम क्यों मदद करें। भारत का हिस्सा होगा तो उसकी रक्षा करना भारतीय संघ का की जिम्मेदारी है। उसके बाद जो है 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय के पत्र पे हस्ताक्षर किए और 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन गया। उसमें कुछ शर्तें थी जो हम थोड़ा सा देख लेंगे। वैसे अब उसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं, क्योंकि वो अलग वो निरस्त हो चुकी है। धारा 370 की जो बहुत सारी धाराएं हैं जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देती थी, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो देखिए 17 नवंबर 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान अंगीकार किया गया। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो प्रभाव में आया। तो जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान था। अब इसमें क्या क्या था? पहला था, जम्मू कश्मीर भारत राज्य का अखंड भाग है, ठीक है, जो 370 का ही एक पार्ट है। अब इस ये जो है ये भाग अभी भी मतलब इसको निरस्त नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे प्रावधान 370 के खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये तो रहेगा, क्योंकि इसी में घोषणा है कि जम्मू कश्मीर भारत राज्य का अखंड भाग है। देन राज्य लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व प्रदान करता है। और इसके अनुसार जो है जम्मू कश्मीर राज्य में वे क्षेत्र शामिल हैं जो 15 अगस्त 1947 में इसके अंतर्गत थे। मतलब जो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है, जो पीओके जिसको हम बोलते हैं, वो भी जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर। अब देखिए इसमें एक और धारा आती है, अनुच्छेद 35A। ये भी काफी विवादों में था, ये भी समाप्त हो चुका है, मतलब इसमें संशोधन हो चुके हैं। तो इसमें क्या क्या चीज थी? इसमें था कि जम्मू कश्मीर के संविधान में भारत के उस नागरिक को राज्य का स्थायी निवासी माना जाएगा जो मई 14 1954 को एक तारीख दी गई, 14 मई की 1954 को, कि किसको जम्मू कश्मीर का नागरिक माना जाएगा। एक कि वो राज्य में विधिवत रूप से संपत्ति का मालिक हो, कि उसकी कोई जमीन हो वहां जम्मू कश्मीर में। दूसरा, वह उस तारीख यानी 14 मई 1954 से पूर्व राज्य में 10 वर्ष रह रहा हो। देन 1 मार्च 1947 का पाकिस्तान से विस्थापित होकर राज्य में रहने के लिए लौटा हो। ठीक है, ये कुछ थे जो उसके नागरिक माने जाएंगे। उसके अलावा क्या था कि जो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो वहां लागू होंगे, लेकिन कौन वहां का निवासी है कौन नहीं है इसका फैसला जम्मू कश्मीर विधानसभा करेगी, यानी भारत सरकार नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर जो राज्य है, सरकार है, वो उसका फैसला करेगी विधानसभा की कौन उसका निवासी है। देन उसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था का
की स्थापना की गई थी, यानी कि वहाँ विधानसभा और विधान परिषद थे। और इसमें जो पीओके है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें भी सदस्य जो हैं वहाँ पे कुल संख्या में उनका भी प्रावधान था। मान लो जैसे 111 सदस्य चुने जाते थे, उनमें से 24 पद जो थे वो रिक्त रखे गए हैं। 24 पद जो थे, 24 सीट्स पीओके के लिए थी। सो ये वहाँ था। देन उर्दू को आधिकारिक भाषा होगी, ये था। ठीक है। और अगर इस संविधान में किसी तरह का संशोधन करना हो तो विधानसभा में या जो विधान परिषद है वहां 2/3 बहुमत से उसको पास किया जाएगा। यानी कि केंद्र से कोई कानून डायरेक्ट इन पे लागू नहीं होता था। अगर कोई कानून आता है तो उस पे जम्मू कश्मीर जो विधानसभा विधान परिषद है वो उसको पारित करते हैं, तभी वो अ, कानून मान्य होगा राज्य में। ये इसमें 35A में प्रावधान थे, इसलिए इसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए इसमें बात करते हैं भारत के संविधान के भाग 2 की। भाग 2 है नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11। भारत का संविधान पूरे भारतवर्ष के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल सिटीजनशिप है भारत में, एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। और ये किस किस पे लागू होता है? जिसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रह रहा हो। सो इस प्रकार से ये कुछ चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एकल नागरिकता। अब देखिए इसमें जो 5 से 11 आर्टिकल है हमारे, उनमें क्या क्या चीजें हैं। आर्टिकल 5 है जन्म से भारतीय नागरिक हो उसको नागरिकता मिलना, कि जो जिसका जन्म भारत में हुआ है उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। आर्टिकल 6 है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं लोग, उनको नागरिकता देना। 6-7 पाकिस्तानियों के लिए ही हैं। उसके बाद आर्टिकल 8 है यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो उसको नागरिकता मिलना। भारत में जन्मा हो लेकिन विदेश में रहता हो उसको भारतीय नागरिकता कैसे मिलती है या उसको मिलती है। आर्टिकल 9 है यदि भारतीय के पास विदेशी नागरिकता है तो उससे भारतीय नागरिकता नहीं मिलती। एकल नागरिकता है तो वहां की होगी तो यहाँ नहीं है। आगे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में है। देन आर्टिकल 10 है नागरिकों या नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। ठीक है, ये कुछ आर्टिकल हैं। अब देखो इसमें जो प्रावधान है भारतीय नागरिकता के बारे में, कि भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। एक है जन्म से, प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वो जन्म से भारतीय नागरिक है। जिस भी व्यक्ति का जन्म संविधान लागू होने की डेट 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं कि जो विदेशी राजनयिक हैं, राजनीतिज्ञ हैं, जैसे अम्बेसडर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं विदेशी, उनके बच्चे इसमें शामिल नहीं होंगे। तथा कोई भी अगर विदेशी और है यहाँ पे बिजनेस करता है, यहाँ रहते हैं, उनके बच्चे जो है भी होंगे, उनको ये भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। दूसरी है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, वंशानुगत नागरिकता। यानी भारत के बाहर अन्य देशों में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है लेकिन उसके माता पिता अगर भारत के नागरिक हैं तो उसे भी भारतीय नागरिकता मिलेगी। अब इसमें पहले पिता की नागरिकता पे ही का ही होता था कि अगर पिता भारत का नागरिक हो तभी मिलता था। लेकिन 1992 में इसमें संशोधन किया गया था और अगर माता भारत की नागरिक है, पिता नहीं है, तब भी उसको जन्म से नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद थर्ड है देशीयकरण द्वारा नागरिकता, यानी देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता ली जा सकती है। फोर्थ है पंजीकरण द्वारा, यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। ठीक है। सो इस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त होती है, जन्म से, वंशानुगत, देशीयकरण और पंजीकरण के द्वारा। अब छोड़ी कैसे जा सकती है भारत की नागरिकता अगर किसी को छोड़नी हो? तो एक होता है स्वैच्छिक त्याग। स्वैच्छिक त्याग होता है कि अगर कोई व्यक्ति बालिग है तो 18 वर्ष की आयु
पूर्ण कर चुका है, तो वो अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता त्याग सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता छोड़ देता है और उसका कोई नाबालिग बच्चा है, तो उस नाबालिग बच्चे की नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। ठीक। लेकिन अगर वो बच्चा बालिग हो गया, जब वो बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो उसे पुनः भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है या प्राप्त की जा सकती है। वो दोबारा से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं उन्होंने भारतीय नागरिकता त्याग दी, किसी बाहरी देश की नागरिकता ले ली, उनके नाबालिग बच्चे हैं, तो उनकी नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर वो बच्चा बड़ा होकर 18 साल के बाद दोबारा से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता हो, तो वो कर सकता है, भले ही पेरेंट्स ने छोड़ दी हो। दूसरा है समाप्ति द्वारा, कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो एक ही देश का नागरिक हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो भारतीय नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह प्रावधान तब लागू नहीं होता जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। लेकिन यह तब नहीं होगा जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। उसके बाद है सरकार द्वारा वंचित किया जाना, कि क्या नागरिकता सरकार भी छीन सकती है? बिल्कुल छीन सकती है। किस केस में छीन सकती है? अगर कोई नागरिक संविधान का अपमान करता है, पहली चीज। दूसरा, अगर उसने धोखे से नागरिकता प्राप्त की हो, मीन जो रजिस्ट्रेशन के द्वारा उसने पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ली, अगर उसने फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स दिए हों। और उसके बाद है कि यदि युद्ध के समय दुश्मन देश का साथ देता है कोई व्यक्ति, तब भी उसकी नागरिकता जो है समाप्त की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो, तब भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। या फिर अगर कोई व्यक्ति जिसने रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा नागरिकता हासिल की हो, 5 साल से वो देश में हो, लेकिन उन 5 सालों में 2 साल जेल में ही रह गया हो, तो उस तरह के व्यक्तियों की भी नागरिकता सरकार जो है वो छीन सकती है। ये प्रावधान है। देखिए, 2019 में एक बहुत ही चर्चा का विषय रहा था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट में क्या था जो इसका इतना विरोध हुआ या इतनी चर्चा में रहा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, सीएए में क्या था, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से जो 6 गैर मुस्लिम समुदाय हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन देशों के जो नागरिक 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में आ गए हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने की बात की गई थी। सिर्फ गैर मुस्लिमों को नहीं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भारत में आ गए थे 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले, उनको धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान था। मुस्लिमों को नहीं था, बाकियों को था, इसलिए ये ज्यादा चर्चा में आया। अब इसमें क्या क्या चिंताएं हैं, जो आलोचक हैं उनकी क्या क्या चिंताएं हैं, उसमें पहला था कि एक विशेष समुदाय को लक्षित करना, कि इसमें क्योंकि एक जो मुस्लिम थे उनको नहीं लिया गया, बाकियों को लिया गया, तो एक ये चिंता थी कि भाई उनको क्यों नहीं लिया गया, बाकी सबको जो है नागरिकता मिल जाएगी और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। ये इसमें एक चिंता का विषय था। दूसरा था उत्तर पूर्व के मुद्दे। देखिए, 1985 में असम का समझौता हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासी किसी भी धर्म के हों, उनको रहने का या नागरिक बनाने का प्रावधान था। और असम में लगभग 20 मिलियन अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं। एक ये मुद्दा रहा। उसके बाद मौलिक अधिकारों के खिलाफ कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन है, और संविधान की प्रस्तावना में भी कहा गया है कि ये धर्मनिरपेक्षता
के सिद्धांत का उल्लंघन है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोर्ट में भी ये कहा गया है कि प्रस्तावना के ऊपर वाद नहीं किया जा सकता, तो इसको हम एक नीति निदेशक के तौर पे देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते हैं कि भाई इसके आधार पे केस वगैरह नहीं हो सकता, इसमें चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब उसके बाद इसकी प्रकृति को भेदभावपूर्ण माना गया है कि भारत में कई तरह के शरणार्थी हैं, जिसमें श्रीलंका के तमिल और म्यांमार के हिंदू रोहिंग्या भी शामिल हैं, जो इस अधिनियम में नहीं आते हैं। उसके बाद है प्रशासन में कठिनाई कि जो अवैध प्रवासी हैं और जो यहाँ के लोग हैं उनमें कैसे अंतर किया जाएगा, कैसे भगाएंगे, कैसे मतलब उनको भेजा जाएगा, इस तरह की सारी चिंताएं हैं। देन द्विपक्षीय संबंधों में बाधा कि जैसे ये 2-3 देश हैं हमारे, जो भी ये 3 देशों का वर्णन हुआ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तो अगर इनके लोगों को देश से बाहर जाने की या इनके टारगेट करेंगे, इनको कुछ अलग पॉलिसी बनाएंगे, तो द्विपक्षीय संबंधों में भी बाधा आ सकती है। ये कुछ इसमें आलोचनाएं थी। इसी में एक और बात आती है कि भारतीय विदेशी नागरिकता OCI, ये 2005 में भारत में एक दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए भी एक मुहिम चलाई गई थी, या एक प्रावधान है दोहरी नागरिकता का भी, जिसको बोलते हैं हम इंडियन ओवरसीज सिटीजन्स या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, OIC योजना 2005। इसमें क्या है कि वो भारत के कुछ नागरिक जो हैं उनको ये छूट है कि वो भारत की नागरिकता के साथ साथ विदेशी नागरिकता भी रख सकते हैं। ठीक है, ये है इसके बारे में। सो अभी इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने कवर किया जो हमारे संविधान की उद्देशिका है, यानी संविधान संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में, और उसके बाद संविधान के भाग 1 जो है भारत का संघ और राज्य क्षेत्र, और भाग 2 नागरिकता, इसके बारे में डिस्कस किया। आपको कोई भी इसके बारे में डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारे भाग 3 है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और चलो अभी इतना ही है इस क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।